संकेत मिला है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भौम जल स्तर के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। पहले प्राचीन कृषि विधियों में परंपरागत तरीके से खेती की जाती थी। लाव चढ़स हेडों से जल की निकासी होती थी, तो उससे भौम जल की निकासी कम होती थी, जिसके कारण पर्याप्त जल स्तर बना हुआ था। लेकिन अब भूमि से जल की अत्यधिक निकासी के कारण भौम जल स्तर लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि नलकूपों से विद्युत से चलने वाली मोटर से पानी निकासा जाता है, तो भूमि से अत्यधिक जल की निकासी होने के कारण भौम जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल स्तर जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल बहुत जरूरी है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज है जो पानी में घुल जाते हैं और तुरंत पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं और तुरंत पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती और वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है और कृषि आधार भी अधिक आवश्यकता होती है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है।
पालमपुर में 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवार में 250, बाकी परिवारों में से 250 परिवार जिनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम है। एक 150 परिवार जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। 250 परिवार जिनके पास भूमि है, लेकिन वो भूमि 2 हेक्टेयर से कम है। भूमि के ऐसे छोटे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। 1960 की बात करते हैं। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। अर्थात भैंस से अतिरिक्त आय इस प्रकार होती थी, भैंस जो दूध देती थी, उस दुग्ध उत्पादों को बेचकर अतिरिक्त कृषि के अलावा अतिरिक्त आय होती थी। गोविंद की मृत्यु के बाद में यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होगी 3 पुत्रों के पास। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती के आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें अतिरिक्त कार्य में ढूंढना पड़ता था। एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे टुकड़ों को देखते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के खेत हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के पास 60 परिवार है। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार है, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर काम करते हैं। मझोले और बड़े किसान परिवार 60 है, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है।
श्रम की व्यवस्था बोलकर भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेतों को बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान परिवार है, उनके परिवार के सदस्य खेतों में कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इस प्रकार छोटे परिवारों के परिवार के सदस्यों से श्रम की पूर्ति हो जाती है। बड़े जो किसान होते हैं उनके यहाँ छोटे भूमि जो किसान है वो और छोटे किसान अपने कृषि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात बड़े किसानों के यहाँ कार्य करते हैं। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मजदूर और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर बुलाते हैं, किराए पर लगाते हैं, अर्थात मजदूरी देते हैं और कृषि कार्य करते हैं। जो कृषि कार्य करते हैं फसल पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है। जैसा कि किसान फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा कि किसानों का होता है, बल्कि उन्हें किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे हो सकती है, वस्तु के रूप में कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेत में एक दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूर के आधार पर या कार्य करते हैं या उन्हें कार्य जैसे फसल कटाई पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालन में दैनिक मजदूरी काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब कि उसे लगातार काम ढूंढते रहे। डाला को लगातार काम क्यों ढूंढता रहना पड़ता है? डाला एक भूमिहीन मजदूर है, अर्थात उसके पास में कृषि कार्य करने के लिए भूमि नहीं है। कुछ जो कम भूमि है लेकिन कुछ तो कार्य अपनी भूमि पर कार्य करते हैं, लेकिन डाले के पास भूमि न होने के कारण उसको मजदूरी ढूंढनी पड़ती रहती है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपए है। ये मार्च 2017 में निश्चित की गई, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपए मिल रहे हैं। डाला को मात्र 160 रुपए इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि काम करने वाले लोग अधिक है, काम देने वाले कम हैं, इसलिए जो कम मजदूरी पर काम करता है उसको कार्य मिल जाता है। इसलिए डाला को काम की बहुत आवश्यकता होती है, तो डाला 160 रुपए दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए सहमत है। पालनपुर में खेती या श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेती या श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। डाला तथा रामकली जैसे खेती या श्रमिक गरीब क्यों हैं? कारण देख, गोसाई और मजोली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांव के कुल 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम करते हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिक जनसंख्या भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्योंकि गांव में रोजगार का कोई आधार न होने के कारण, भूमि श्रमिक होने के कारण गांव में पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता है, जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। तो अतिरिक्त जो लोग होते हैं उनको शहरों की और रोजगार के लिए पलायन प्रवास करना पड़ता है।
खेतों के लिए आप देखोगे, आप खेतों के लिए आवश्यक पूंजी आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? पहले परंपरागत तरीके से खेती होती थी तो पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती थी। पहले परंपरागत तरीके में भूमि में, जिस भूमि में जो रबी की फसल में जैसे गेहूं पैदा हुआ है तो अगली रबी की फसल में खेत में जो पैदा हुआ है उसी को बो दिया जाता था। गोबर आदि से, पशुओं के मलमूत्र से निर्मित प्राकृतिक खाद का उपयोग खेतों में किया जाता था। नाव, चड़स, रेतों से कृषि कार्य के लिए पानी हो जाता था। इस प्रकार खाद, बीज सब कुछ कृषि आदतों की पूर्ति अपने घरों से ही लोग कर लेते थे। जुताई वगैरह पशुओं द्वारा की जाती, इसलिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन आधुनिक कृषि विधियों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, इन सब का उपयोग करना पड़ता है। कीटनाशक इनका भी उपयोग करना, इनके लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब किसानों को पहले के प्रति ज्यादा पैसा चाहिए। अधिक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जो छोटे किसान हैं उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है तो उन्हें साहूकार, महाजन, व्यापारी से पैसा उधार लेना पड़ता है। वह किसान या तो बड़े किसानों से लेते हैं या साहूकार, महाजन, व्यापारी से पैसा उधार लेते हैं। विभिन्न आदातों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों को कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। ऋण के दो तरीके होते हैं, एक तो कर्ज चुकाने के लिए बहुत ऋण की बहुत ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत खर्च सहन करने पड़ते हैं। यहाँ पर एक ऐसी कहानी देखोगे कि सविता का किस प्रकार शोषण होता है। सविता एक लघु कृषक है, यानी छोटी किसान है। यह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उन्हें पानी खरीदने, खेती के औजारों की मरम्मत कार्य के लिए नगद पैसों की आवश्यकता होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए, जो कि सविता के पास में 3000 रुपये नहीं है। तो ये पैसा बड़े किसान, अर्थात एक बड़ा किसान है तेजपाल सिंह, उससे सविता 3000 रुपये कर्ज लेने का निर्णय करती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उनके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के रूप में कार्य करेंगे। अब यहाँ पर सविता का शोषण होता है। सरकार ने मार्च 2017 में दैनिक मजदूरी किसान 300 रुपये दैनिक मजदूरी निश्चित की गई है। लेकिन यहाँ पर कटाई के समय में सविता को तेजपाल सिंह के यहाँ 100 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पर कार्य करने पड़ेगा। तो सविता 10 दिन मजदूरी करती है तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे, जबकि उसको 10 दिन के 300 के हिसाब से 3000 रुपये, यहाँ पर 2000 का शोषण होता है। 1000 रुपये काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि ये मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे खेतों की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की बहुत अधिक जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शब्दों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए सविता को 3000 रुपये की बहुत आवश्यकता है और गांव का हर कोई व्यक्ति सविता को 3000 रुपये देने के लिए, ऋण के रूप में देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मजबूर हुआ सविता को तेजपाल सिंह की शर्तों को मानना पड़ता है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह ये आवश्यक पूंजी की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। इन किसानों को